तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। इसी आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? एक्चुअली देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड ही नहीं है, ये बॉन्ड होता ही नहीं, ये एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोई बॉन्ड नहीं है कि एक डंडा खींच दो, दो डंडा खींच दो तो सिंगल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, सिग्मा बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड हो जाए। ये बॉन्ड है ही नहीं, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बनता कैसे है? अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आपको चाहिए मेटल और आपको चाहिए नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, इन्हीं दो के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। या आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आपको चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा आयनिक बॉन्ड। मान लीजिए कि हमने सोडियम लिया और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चूंकि सोडियम मेटल है तो 11 था एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा Na++, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका क्या था 281, अब क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ये इस इलेक्ट्रॉन जिसका लॉस हुआ है इसको नॉन मेटल ले लेगा। ये क्लोरीन है, 17 होता है, 287, तो ये हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया Cl-, तो क्या हो गया 288। अब आप देखना इस समय इसके भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये गैस फेज में है। किसमें है? गैस फेज में। और जब कोई चीज गैस फेज में होता है तो गैस फेज में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो होगा क्या? अब ये बन गया बच्चों Na+ और Cl-, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लीजिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये एक दूसरे से बंधे रहेंगे, इनको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बना लेंगे NaCl, और ये सॉलिड हो गए। अब क्या हो गया? सॉलिड हो गया। अगर सॉलिड हो गया तो ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। ये गैस में था, और जब तक ये गैस में था तब तक क्या था? नॉन स्टेबल। ये स्टेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही सॉलिड में गया ये स्टेबल हो गया, और स्टेबिलिटी पाने के लिए ही तो बॉन्ड बन रहा था। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर। कहां से? मेटल टू नॉन मेटल। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होगा? मेटल से नॉन मेटल। नॉन मेटल से मेटल की तरफ नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? उसके पीछे भी लॉजिक है बच्चों। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नॉन मेटल पर आता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हमेशा मेटल टू नॉन मेटल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
आप चाहें तो चलो कोई एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो क्या होता है 282, ठीक। अब मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो बनाएगा Mg+2 और निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक नॉन मेटल, क्या होता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन कर लेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने निकाला ये ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर लेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब ये हो गया, ऑक्सीजन का होता है 6, तो ये हो गया 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी ये गैस फेज में है, हमेशा गैस में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चों गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। आइसोलेटेड गैसोस एटम्स के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए गैस फेज में लेके इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो देखो इसके भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि अभी ये गैस फेज में है। तो अब ये स्टेबल तब होगा जब सॉलिड में जाएगा, यानी Mg+2 और ऑक्सीजन -2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल रहा है, तो ये बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है और ये स्टेबल हो गया, क्योंकि इनके बीच निकलने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे आप जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हैं, इन्हें कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसे आप पढ़ते थे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद करिए, जो कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़ते थे, ये वही फोर्स है, और इसी फोर्स के द्वारा कैटायन और एटायन आपस में मिलके सॉलिड कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कैटायन और एटायन एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आइए बच्चों, आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड को बनने में मदद करेगी। फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज फेवर करेगी कि आयनिक बॉन्ड बने। अब बच्चों का स्कूल खुल गया है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, DPP भी लगाना है, असाइनमेंट भी लगाना है। बच्चे बहुत टेंशन में हैं, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज का सलूशन PC ग्रुप के पास है। देखते हैं पहला कंडीशन, जरा भी रिलैक्स रहा करो, कोई टेंशन बच्चों मत लिया करो, कोई तनाव मत लिया करो। पढ़ाई का मतलब है इंटरटेन होके पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, अपने आप सिलेबस पूरा हो जाएगा, अपने आप एकेडमिक पूरा हो जाएगा, और अपने आप तुम नीट JEE क्वालिफाई करोगे। तनाव लेके मत पढ़ा करो। देखना, पहली कंडीशन फेवरेबल कंडीशन हुआ, यह है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी, आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेज उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे सपोज करो कोई मेटल है, गैसोस फेज में है, इस मेटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरी फेवरेबल कंडीशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। देखना, अगर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अभी एक टर्म और आ रहा है लैटिस एनर्जी, इन सब नए टर्म तुम्हें लग रहे हैं तो परेशान मत होना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी का टर्म है, उसमें हमने कवर किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, इसलिए तेरा भी टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। कैसा होना चाहिए, हाई, शुड बी हाई। अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नॉन मेटल है गैस फेज में,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव। तीसरी बच्चों फेवरेबल कंडीशन है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑफ mx कंपाउंड, mx, m पर पॉजिटिव था, x पर नेगेटिव था। लैटिस एनर्जी एक नया टर्म आ गया, लैटिस एनर्जी। यहां पर मैं थोड़ी सी बातें लैटिस एनर्जी करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में लैटिस एनर्जी के बारे में हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं इसी केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है, लैटिस एनर्जी कैसे देखी जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और लैटिस एनर्जी के साथ बॉन्ड हाइबर साइकिल, लैटिस एनर्जी बॉन्ड हाइबर साइकिल का अगला वीडियो आ रहा है जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसके लिए ज़रा भी परेशान मत होना। इसके लिए अलग वीडियो बना रहे हैं लैटिस एनर्जी और बॉन्ड हाइबर साइकिल के लिए, और सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में वीडियो जा रहे हैं। आप आसानी से प्लेलिस्ट खोलेंगे, सीक्वेंशियल आपको सारे वीडियो मिलते जाएंगे और आप सबको देख लेंगे। गैसवस मोल ऑफ कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन गैस फेज में होना चाहिए, एंड गैसवस मोल ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है, ये भी गैस में होना चाहिए। जब ये कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे mx, ठीक, लेकिन अब ये गैस नहीं है, एक तो ये 1 मोल बना, ये कंडीशन है 1 मोल बनना चाहिए, और ये कैसा है, सॉलिड है। लैटिस एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा निकल गई, और ज़्यादा एनर्जी निकल गई तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यानी गैसवस मोल ऑफ कैटायन, गैसवस मोल ऑफ एनायन, वो भी गैस फेज में हो, जब आपस में मिलेंगे तो 1 मोल सॉलिड बनाएंगे, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को बच्चों बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ये 3 मेन कंडीशन होती हैं जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवर करती हैं। एक तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो, कंपाउंड बन रहा है कैटायन एनायन से मिलके, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो देखना चाहते हैं कि आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, तो अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की तो यह फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भाई एक चीज तो कंफर्म है कि जो आयनिक कंपाउंड है इनके बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको तोड़ के अलग अलग करना इतना आसान नहीं है। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये सॉलिड कंपाउंड होते हैं। ये कैसा होते हैं आयनिक कंपाउंड, सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं नेचर में, ठीक है, चूंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा इनके अंदर लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी मतलब लैटिस मतलब एक जाल है, पूरा जाल है, इन्हीं जाल में कैटायन एनायन फंसे हुए हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, तो एक तो सामान्य सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। अगली प्रॉपर्टीज को देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में चूंकि कैटायन एनायन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, ये मोशन तो कर नहीं सकते, और जब तक मोशन नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं पैदा होगा। चूंकि आप जानते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब मोशन होगा तभी करंट फ्लो करेगा। और आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन फिक्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, हिल नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नील होती है, नील, जीरो इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड।
लेकिन अगर यही आयनिक कंपाउंड है, इसी आयनिक कंपाउंड को मोल्टेन स्टेट में ले लिया या सॉल्यूशन में ले लिया, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कैटायन एनायन बंधे थे वो कैटायन एनायन फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और मोशन स्टार्ट होगा आयंस के बीच में तो करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नील है, बट इन मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक, जैसे आप देखो एक छोटा सा टेस्ट देख लेते हैं। ये है हमारे पास साल्ट। बच्चों ये क्या है? ये साल्ट है, नमक NaCl, ये NaCl है, NaCl। ठीक, ये सॉलिड पार्टिकल हमने नमक के लिए छोटे छोटे टुकड़े हैं नमक के, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े ये सॉलिड स्टेट में हैं। आप इसमें एक वायर लगा के प्लग में और आप इसमें टच कराओ और इसको छुओ तो तुम्हें करंट नहीं मारेगा। ठीक, लेकिन इसी नमक को अब आप डाल दो इसमें वाटर में डाल दो। जैसे ही NaCl को वाटर में डालोगे ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, और अब प्लग लगा के जैसे इसको टच कराओगे और छुओगे तुरंत करंट मार देगा। क्योंकि अब ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गया है, मोल्टेन स्टेट में आ गया है। तो सॉल्यूशन फेज में जब आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन फेज में आता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई हो जाती है, याद रखना। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। जो देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्ड। भैया एक बात तो हम कह सकते हैं, जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं इसीलिए कभी भी आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप साइज है ही नहीं है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के लिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन या आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या आइसोमेरिज्म कोवैलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं पढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं अगर नेचर ऑफ बॉन्ड की बात आ रही है तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, यानी नो हाइब्रिडाइजेशन, नो आइसोमेरिज्म। न तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है न तो आइसोमेरिज्म होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में कि कोई आपसे कह दे कि बताओ NaCl का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा। NaCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? होता ही नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि NaCl का आइसोमेरिज्म बताओ, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये आयनिक कंपाउंड है, ये सब कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री या शेप नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों आती है आइसोमेरिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ध्यान देना, तो आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक, ये कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसकी शर्त क्या है? सेम 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, लैटिस एनर्जी लगभग सेम होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज साइज ऑफ कैटायन और एंड एनायन सेम हो, और अगर सेम ना हो तो नियरली सेम हो। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सेम ही हो, लेकिन लगभग सेम होना चाहिए, और एक ही कैटेगरी का फार्मूला हो
तो ये शो करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। जैसे ये है NaCl, ठीक, और हमने ले लिया MgCl2। देखो दोनों का फार्मूला भाई एनायन तो दोनों में सेम है, इसमें भी क्लोरीन इसमें भी क्लोरीन, और क्लोरीन का साइज बराबर है। अब अगर हम बात करें सोडियम का मैग्नीशियम का, तो आप देखो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हो तो बहुत ज़्यादा साइज में वेरिएशन नहीं आता है, साइज में ज़्यादा वेरिएशन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर आता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। लेकिन जब पीरियड में चलते हो तो साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो ये NaCl MgCl2 क्या शो करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। अगला कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है NaF और ये है NaO। देखो दोनों कंपाउंड को, दोनों में कैटायन सेम है और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और इसके बाद फ्लोरीन, छठवें ग्रुप का ऑक्सीजन, सातवें ग्रुप का फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और साइज ऑफ कैटायन एनायन भी लगभग सेम है। तो ये कंपाउंड शो करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं शो करते हैं आइसोमेरिज्म शो करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। जो अगली प्रॉपर्टी आ रही है, छठवीं प्रॉपर्टी, पांचवीं छठवीं जो भी नंबर हो बच्चों देख लेना। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो भैया आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी वेरी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, पलक झपकते ही रिएक्शन हो गया, इतना फास्ट होता है। सपोज करो कि हमारे पास है NO3 और हमने रिएक्शन कराया NaCl से, ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, ये बनाएगा AgCl और ये बनाएगा NaNO3। देखो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्योंकि आयनिक कंपाउंड की एक खूबी होती है कि आयनिक कंपाउंड बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर कोवैलेंट कंपाउंड होता, आयनिक कंपाउंड फास्ट रिएक्शन दे रहे हैं, आयनिक रिएक्शन है ये, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं, इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड की रिएक्टिविटी स्लो होती है। इसीलिए आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन के रेट स्पीड की ही बातें होती हैं, उसको हम लेकर आएंगे चैप्टर को। तो जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे आयनिक कंपाउंड के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होगा कोवैलेंट कंपाउंड का। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी, देखो अगर हम आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः तो हम जान ही रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता है, तभी तो नमक पानी में घुलता है, तभी तो नमक को दाल में सब्जी में डालते हैं, क्योंकि घुलता है तभी तो डालते हैं, ना घुलता तो क्यों डालते, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर दो चीज देखनी पड़ती है, एक तो सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं लैटिस एनर्जी से। अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से, तब हम कह सकते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा। लेकिन अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए और लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो हम अब कहेंगे कि वो आयनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा, नॉन सॉल्युबल। यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होना चाहिए, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा कंपाउंड को पानी में घुलने के चांसेस उतना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा, तो वो फिर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में आज ये दूसरा लेक्चर था, दूसरा वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, जिसमें कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड, उनके फेवरेबल कंडीशन क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी चीज़ों को देखा। और अगला वीडियो लेकर हम आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में
कैसे लैटिस एनर्जी देखते हैं, लैटिस एनर्जी को कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उस वीडियो में बॉन्ड हाइबर साइकिल।